हाय एवरीवन। आज का हमारा जो ब्लॉग है वो इंजीनियरिंग क्वालिफ़िकेशन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के उन्वान से जिसमें मैंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे हक़ाइक़ का अहाता करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स से, जिसमें हम माजी पे रोशनी डालेंगे कि इंजीनियरिंग क्वालिफ़िकेशन का इर्तिक़ा किस तरह से पाकिस्तान में हुआ और उसके पीछे क्या ड्राइव थी। तो पाकिस्तान में इंजीनियरिंग का जो बूम शुरू होता है वो सन 60 की दिहाई से होता है, और इंजीनियरिंग क्वालिफ़िकेशन जब भी किसी मुल्क के अंदर बूम करती है तो उसके पीछे जो बुनियादी फैक्टर होता है वो उस मुल्क की इकनॉमिक ग्रोथ रेट होती है। तो सन 60 की दिहाई वो ज़माना था जब पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो तकरीबन 7 से 8% ऑन एवरेज के दरमियान थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न पाकिस्तान के अंदर बनने वाले दो बड़े डैम थे। एक तरबेला डैम और दूसरा मंगला डैम। मंगला का आगाज़ पहले हुआ, उसके बाद तरबेला का आगाज़ हुआ। दोनों सन 60 की दिहाई में शुरू हुए। एक 65 के अंदर ख़त्म हुआ और दूसरा जो है वो सन 76 के अंदर जो है वो कंप्लीट हुआ। उसी ज़माने के अंदर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर सिविल इंजीनियर्स का फुकदान था, और उस फुकदान को पूरा करने के लिए जो है वो काफ़ी बड़ी अट्रैक्शन शुरू हुई टुवर्ड्स सिविल इंजीनियरिंग। फिर सन 70 का ज़माना आता है, और सन 70 के ज़माने के अंदर ग्रोथ रेट में थोड़ा सा डिप आता है, और वही ग्रोथ रेट जो तकरीबन 7 और 8% के दरमियान थी वो कम होकर 5 से 6% के दरमियान आ गई ऑन एवरेज। और थोड़ा सा नुकसान उसको जो है वो जो डिप आया उसकी बुनियादी वजह जो थी वो नेशनलाइजेशन की भुट्टो साहब की पॉलिसी थी, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो इंडस्ट्री से दूर तरफ चला गया, और जो है वो उसके साथ जो है वो आपको जो है वो ग्रोथ रेट के अंदर थोड़ी तनज़ुली नज़र आई। लेकिन इसी के साथ एक अच्छी चीज़ ये शुरू हुई कि मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो डेवलपमेंट का बूम शुरू हुआ, और ख़लीजी रियासतों की तरफ जो है वो आपके ज़्यादातर जो इंजीनियर्स थे उनका इनखला ये उसी ज़माने में शुरू हुआ सन 70 के आखिर के अंदर। और आप देखेंगे कि 70 की दिहाई के एंड के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हैं वो मिडल ईस्ट की तरफ जाना शुरू हुए। फिर 80 की दिहाई में इकनॉमी जो थी वो दोबारा से 6 से 7% के दरमियान जो है वो ग्रो करती रही। साथ में मिडल ईस्ट फैक्टर भी था, और इसी तरह से सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर जो 70 की दिहाई के आखिर के अंदर एक्सपोर्ट हुआ करते थे मिडल ईस्ट, उनका सिलसिला और ज़ोरों शोर से जारी रहा। फिर 90 की दिहाई आती है। 90 की दिहाई में पाकिस्तान में काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, और उसी दौरान जो है वो इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो फर्दर डिप होके जो है वो 4 से 5% के दरमियान आ गई। अब इसी ज़माने के अंदर दो तरह की माइग्रेशन आपको नज़र आती है। एक वो जो लोग पहले से मिडल ईस्ट जा रहे थे वो तो जाते ही रहे ऑलरेडी। उसके अलावा आपको एक डाइवर्जन नज़र आती है माइग्रेशन के अंदर 80 के अवाखिर 80 के एंड 80 की दिहाई के एंड में, और 90 की दिहाई के आगाज़ में अमेरिका और कनाडा की तरफ, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त जो है वो आईटी और कंप्यूटर्स और इन तमाम चीज़ों का बूम आता गया, और एक बहुत बड़ी तादाद में आपके कंप्यूटर इंजीनियर्स और दूसरे रेलेवेंट इंजीनियर्स जो हैं वो अमेरिका और कनाडा की तरफ जाते रहे। फिर आता है सन 2001 ऑनवर्ड्स का ज़माना। अब ये वो ज़माना था जहाँ पर वापस ग्रोथ रेट ने थोड़ी जान पकड़ी, और वो फिर दोबारा से 6 से 7% के दरमियान आई। और इस ज़माने में जो है वो मुशर्रफ की इकनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से आप देखेंगे कि सीमेंट फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री और माइक्रो फाइनेंसिंग की वजह से आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसके अंदर एक बहुत मैसिव और बहुत सिग्निफिकेंट बूम नज़र आता है, और उससे रिलेटेड तमाम जो सेकेंडरी इंडस्ट्री थी वो भी फ्लरिश करती है पाकिस्तान के अंदर। और वापस जो है आपको जो मदर टेक्नोलॉजी के जो इंजीनियर्स थे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, उनका जो है वो डिमांड में जो है एकदम से जो है वो सर्ज नज़र आती है आपको उधर। और एक बहुत बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई भी पाकिस्तान के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इसी अरसे में आपको नज़र आती है आते हुए। और यही वजह थी कि एक बहुत ही अच्छा ज़माना जिसका मैं ख़ुद भी विटनेस रहा हूँ। 2004 में जब मैं पास आउट हुआ तो मैं देखता हूँ कि एक वक्त वो था कि हमारे पास एक दिन के अंदर जो है वो 4 4 इंटरव्यू की कॉल आया करती थी,
और हम जो हैं वो मतलब समझ में नहीं आता था कि मतलब कि हम किस कंपनी को ज्वाइन करें और किसको ज्वाइन ना करें। और बल्कि मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने मतलब एक एक दिन में जो है वो 5-5 इंटरव्यू भी दिए। तो एक ज़माना ये भी हमने बहरहाल विटनेस किया ख़ुद मैंने। फिर 2010 से 2019 का ज़माना आता है। अब ये वो ज़माना है जिसके अंदर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अपने आदाद व शुमार के मुताबिक जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 3.5 से 4% है। अब ये अगर आप बाकी तमाम डेकेड से इसको कंपेयर करें तो पिछले 5 डेकेड की ये लोएस्ट तरीन ग्रोथ रेट है। अब इस ग्रोथ रेट में 2019 का जो ग्रोथ रेट है पाकिस्तान का वो 1.91% है, जो कि 20-25 सालों का लोएस्ट तरीन ग्रोथ रेट है। अब ऐसे हालात के अंदर हम अगर इंजीनियरिंग की क्वालिफ़िकेशन को देखें और नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स और वॉल्यूम ऑफ़ इंजीनियर्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको देखें, तो सन 2000 के अंदर अगर जितने इंजीनियर प्रोड्यूस होते थे तो आज उनका तकरीबन 3 गुना इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहे हैं या 4 गुना इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब मैं हवाला दूंगा एक ब्लॉग का। ये ब्लॉग जो है वो मोहम्मद असद हयात साहब हैं, यूईटी टेक्सला के सिविल इंजीनियर हैं। इन्होंने जून 2019 में एक ब्लॉग लिखा और उस ब्लॉग के अंदर उन्होंने जो है वो पीसी की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसके अंदर वो कहते हैं ये मार्च 2019 में पीसी की रिपोर्ट शाया हुई थी। ब्लॉग का नाम है इंजीनियर्स प्रीडिकमेंट इन पाकिस्तान, व्हाट इज़ द सोल्यूशन। अब ये कहते हैं कि जी 50,000 इंजीनियर जो पाकिस्तान में वो इस वक्त अनएम्प्लॉयड हैं। 126 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ डिसिप्लिन के अंदर इंजीनियरिंग करवा रही हैं। ये पीसी की वेबसाइट का डाटा है जो कि मैंने वहीं से लिया है। अब इसी ब्लॉग के अंदर वो लिखते हैं कि जी सन 2000 के अंदर 400 सिविल इंजीनियर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस करती थी, जो 2019 के अंदर उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 2000। तो सिर्फ सिविल इंजीनियर 5 गुना प्रोड्यूस हो रहे हैं। पिछले 20 सालों में उनकी तादाद जो है 5 गुना बढ़ी है। और 15 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में ऐसी हैं जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री देती हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ 2019। अब उसमें शायद इजाफा हो गया होगा मेरे ख्याल से, आई डोंट नो। फिर टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद का एक आर्टिकल है जिसका उन्वान है इंजीनियर्स इन पाकिस्तान पीईसी फैक्ट्स एंड डाटा शीट। ये जुलाई 2016 का आर्टिकल है और इसमें पीईसी की 2016 की रिपोर्ट का हवाला दिया गया। ये रिपोर्ट ये कहती है कि जी 2016 तक का डाटा ये कहता है कि पाकिस्तान में टोटल रजिस्टर्ड इंजीनियर्स की तादाद 2,06,000 थी और तकरीबन हर साल 10,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो हैं वो पास आउट हो रहे थे। ये पीसी की वेबसाइट का अपना डाटा है। एक्सक्यूज मी। इसी डाटा का जो डीकम्पोजिशन अवेलेबल है वो ये कहती है कि जी तकरीबन 25 मुख्तलिफ डिसिप्लिन के अंदर पीसी के पास रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं, जिसमें से टॉप 5 कैटेगरीज जो हैं वो हैं इलेक्ट्रिकल, जिसमें 53,000 इंजीनियर रजिस्टर्ड हैं। दूसरे नंबर पर सिविल, जिसमें 41,000 इंजीनियर्स रजिस्टर्ड हैं। तीसरे नंबर पर मैकेनिकल 32,000। चौथे पे केमिकल 14,000। पाँचवें पे कंप्यूटर सिस्टम्स 13,000, जिनकी कुल तादाद तकरीबन 1,75,000 बनती है। अब 1,75,000 डिवाइडेड बाय 2,06,000 तो तकरीबन ये 85% इंजीनियर इन 5 मदर टेक्नोलॉजीज़ में पाए जाते हैं और बाकी कोई तकरीबन 20 एक डिसिप्लिन में इंजीनियर्स जो हैं वो 31,000 हैं, तकरीबन 15% बनता है। अब आप ये डाटा जो है वो सारा का सारा हिस्टोरिकल डाटा है। अब आप ज़रा इसी की बनिस्बत एक छोटे डाटा सेट पर रोशनी डालिए। वो छोटा डाटा सेट है एनईडी यूनिवर्सिटी का। 2000-2001 के अंदर एनईडी यूनिवर्सिटी जो है तकरीबन 700 इंजीनियर्स को प्रोड्यूस कर रहा था एक बैच में और तकरीबन 3,000 स्टूडेंट एक वक्त में एनईडी में जो है इनरोल थे। 8 से 9 डिपार्टमेंट हुआ करते थे एनईडी में अंडर ग्रेजुएट के। आज 2019-20 के अंदर तकरीबन एनईडी 2,500 इंजीनियर एक साल में प्रोड्यूस कर रहा है एक बैच में। तकरीबन एक वक्त में 9,500 इंजीनियर जो हैं इनरोल हैं और 25 डिपार्टमेंट एनईडी के अंदर हैं जो मुख्तलिफ डिसिप्लिन के अंदर इंजीनियरिंग करा रहे हैं। अब देखें ये तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं आपके सामने, ये तमाम डाटा मौजूद है। अब जब इतनी बड़ी तादाद में इंजीनियर निकलेगा और आपका ग्रोथ रेट 3.5 से 4% होगा
तो कैसे इस इंजीनियर की खपत मार्केट के अंदर हो सकेगी। और यही वजह है कि एक बहुत बड़ी तादाद में इंजीनियर जो है आपको वो मुख्तलिफ काम करता हुआ नज़र आ रहा होगा। जैसे कि आज किसी ने एक वीडियो लगाई कि जी कोई इंजीनियर है, उसने गाड़ियाँ धोने का काम शुरू कर दिया। इससे पहले किसी ने लगाई थी कि उसने सूप खोल की दुकान खोल ली है। देखें, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, लेकिन जिस मकसद के लिए आपने जो तालीम हासिल की थी, अगर आप वो काम नहीं कर रहे, एक चीज़ है सर्वाइवल और दूसरी चीज़ है प्रोफेशन। सर्वाइवल की खातिर कभी आप प्रोफेशन को कुर्बान ना करें। तो क्या वजह है कि आपने जो तालीम हासिल की, आप उस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर पा रहे। तो सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि अब क्या फ्यूचर यहाँ से हमें देखना है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बोलने वाला हूँ कि आप इंजीनियरिंग करना छोड़ दें। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला कि आप ना इंजीनियरिंग करना छोड़ दें, ना इंजीनियरिंग को पढ़ना छोड़ दें। हर चीज़ का कोई ना कोई सलूशन होता है। और आपको नेगेटिविटी को ख़त्म करना है तो वो नेगेटिविटी इसी तरह से ख़त्म हो सकती है जब आप कोई टेबल पे सलूशन लेकर आएंगे। तो सबसे पहला सलूशन मेरी नज़र में जो है वो ये है कि आपने जो नए आने वाले लोग हैं इस तरफ, उनको ये सोचना चाहिए कि आपने कन्वेंशनल जो इंजीनियरिंग की तालीम है, जो कि तकरीबन ऑब्सोलीट वर्ल्ड में होती जा रही है, हमारा करिकुलम बहुत पुराना है, बहुत सारे उसमें नकाइस मौजूद हैं। तो आपने सबसे पहले तो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पे काम करने का, नॉन कन्वेंशनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं उन पे काम करने के ऊपर जो है वो सोचना है। अब वो चीज़ें क्या हैं, आप जाके थोड़ी रिसर्च करिए फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ कई हज़ार ऐसी चीज़ें हैं जिस पे दुनिया काम कर रही है और जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे कि मशीन लर्निंग है, जैसे कि स्मार्ट मोबिलिटी है, जैसे कि ऑटोनमस व्हीकल है, स्मार्ट माइनिंग है, ड्रोन्स हैं, ऑटोमेशन है। अगर आप इन तमाम चीज़ों पर काम करते हैं, दैट्स वन ऑफ द सोल्यूशन कि आप जो हैं वो अभी ये इंडस्ट्री पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, अभी ये इंडस्ट्री अपनी बर्जिंग फेज़ के अंदर है। तो आप बहुत जल्दी एक फ़र्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हुए जो है वो इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को जो है वो पेनिट्रेट कर सकते हैं और आप जो है वो एक कम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि जो लोग पास आउट हो चुके हैं और नौकरियों में स्ट्रगल कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि देखें, तमाम लोग जब पास आउट होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से तो वो एक तरह की डिग्री लेके और एक तरह की जो है वो कॉम्पिटेंसी लेके बाहर आते हैं। अब इसमें से स्टैंड आउट किस तरह से होना है, स्टैंड आउट होने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि आप अपना स्वॉट एनालिसिस करें। ठीक है, हर आदमी अपना स्वॉट एनालिसिस करे। स्वॉट एनालिसिस से मुराद है मेरी कि आप अपना जो है वो स्ट्रेंथ वीकनेसेस, जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है, पहले आप ये जानें कि आपके पास क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपके पास क्या वीकनेसेस हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे कैसे लेवरेज कर सकते हैं, आप अपनी वीकनेसेस को कैसे कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपने मैक्रो एनवायरनमेंट को जाने, आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जाने, आपके एनवायरनमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर लीवरेज करते हुए कैसे अवेल कर सकते हैं। जब आप ये पूरा का पूरा अपना पर्सनल प्रोफेशनल अप्रेजल तैयार कर लेंगे तो अब इस पर रख के आप अपनी जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की जो है वो एक स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे। माइकल पोर्टर जो है उसको स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। उसने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की थ्योरी दी थी और उसमें उसने तीन तरह की जेनरिक थ्योरीज जो हैं वो बयान की। एक है कॉस्ट लीडरशिप, जिसमें पूरी दुनिया काम कर रही है और इसी वजह से ज़्यादातर लोग फेल होते हैं। कि एक ही मार्केट में एक ही तरह की कॉम्पिटेंसी लेके लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, और इसको हम ग्रॉसरी शॉप थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, आप इस ग्रॉसरी शॉप थ्योरी से बाहर आइए। ठीक है, दूसरी चीज़ है, दूसरी थ्योरी कहती है नीश ऑफ द मार्केट। आप एक यूनिक सेट ऑफ कॉम्पिटेंसी लेके एक यूनिक सेट ऑफ कस्टमर के पास जाइए। तो आप उस यूनिक फंक्शनैलिटीज़ को, उस यूनिक कॉम्पिटेंसीज़ को डेवलप करने पे ध्यान दीजिए। वो कैसे डेवलप होंगी, आपका नीश क्या होना चाहिए, आपकी ऑडियंस कौन होगी, उस ऑडियंस को तलाश करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ है डिफरेंशिएशन। आप किस तरह से जो है वो अपने अंदर न्यू फीचर्स को ऐड करके आप कैसे अपने आप को स्टैंड आउट कर सकते हैं अपने ही पेयर्स से, अपने ही साथ के स्टूडेंट्स से और अपने ही साथ के ग्रेजुएट से, और आप कैसे उसी एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर अपने आप को जो है वो पेनिट्रेट करवा सकते हैं। और इन सब चीज़ों को, किसी भी तरह की स्ट्रेटजी को डिफ़ाइन करने से पहले सबसे पहले जिस अमर की ज़रूरत है वो इस अमर की ज़रूरत है कि वह आप अपना ख़ुद का प्रोफेशनल अप्रेजल तैयार करें। आप ख़ुद का अपना एक स्वॉट एनालिसिस तैयार करें ताकि आपको ये पता हो कि आप किस मार्केट को हिट करेंगे, किस प्रोफेशन को हिट करेंगे
और आपके पास उस प्रोफेशन को, उस मार्केट को हिट करने के लिए आपके पास वो कॉम्पिटेंसीज़, वो स्ट्रेंथ्स, वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है। और जब आप अपना ये गोल तैयार कर लेंगे तो आपको अपनी कमी कोताहियों का अंदाज़ा होगा, जिसको हम गैप्स बोलते हैं। और आप वो गैप्स किस तरह से कवर करेंगे, वो गैप्स प्रोफेशनली कवर करना है, वो गैप्स ट्रेनिंग से कवर करने हैं, वो गैप्स एकेडमिक से कवर करने हैं। ऐसे ही अंधाधुन कोई भी एमबीए, ऐसे ही अंधाधुन कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं करनी है। सबसे पहले आपने अपना एक टारगेट बनाना है, गोल बनाना है। उस गोल को अचीव करने के अंदर जो गैप्स हैं, उन गैप्स को कवर करने के लिए आपने कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी कोर्स, कोई भी वर्कशॉप अटेंड करनी है। ऐसे और उसी पे फिर आपने दूसरे एंड पे काम करना है, अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करना है, अपनी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट पे काम करना है, अपनी रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे काम करना है, अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को डेवलप करना है, ताकि आप उस गोल को टू वे से अटैक करें। एक हार्ड स्किल के वे से और दूसरा सॉफ्ट स्किल के वे से। जब तक आप ये टारगेट डेवलप नहीं करेंगे, एक गोल्ड पोस्ट सेट नहीं करेंगे, आप रोलिंग स्टोन बने रहेंगे। और अगर आप रोलिंग स्टोन बने रहेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आप एक बिंगो खेल रहे हैं, यहाँ पे आप एक गैम्बल खेल रहे हैं। और आपके पास कोई ऐसी चीज़, क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर वॉल्यूम में एक ही चीज़ लेके बाहर आ रहे हैं, तो आपके पास ऐसा नया क्या है कि जो आप सेल आउट करें मार्केट के अंदर। तो अगर आपने कोई चीज़ नई सेल आउट करनी है मार्केट के अंदर, तो उसके लिए आपको अपने आप को डिफ्रेंशिएट, नीश, इन दो चीज़ों पे ईदर वे काम करने की ज़रूरत है। या तो आप कोई नई फंक्शनैलिटी, कोई नया स्किल, कोई नया टेक्निक मार्केट के अंदर सेल करें, या आप जो हैं वो किसी किस्म का जो है वो ऐसी चीज़ मार्केट के अंदर सेल करें जो दूसरों लोगों के पास नहीं है। अदरवाइज़ अगर सबके पास एक ही चीज़ है तो फिर आप सिर्फ मुआवज़ों का और तुक्कों का इंतज़ार करें। और मुआवज़े और तुक्के जो हैं वो हर किसी के साथ तो होते नहीं हैं। तो यही बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त जो हैं वो कैरियर के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। आखिरी बात मुझे बस ये करनी है कि आप अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई करने के ऊपर ज़ोर दीजिए। आप कैसे अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई करते हुए अपने आप को रीपोज़िशन कर सकते हैं, री-स्ट्रेटेजाइज़ कर सकते हैं। अपग्रेड और अपडेट करने के ऊपर ज़ोर दीजिए। कैसे आप मल्टीपल स्किल्स लेके कैसे आप डिफरेंट डाइवर्सिफ़ाइड क्वालिफ़िकेशंस एंड डिफरेंट क्वालिफ़िकेशन कॉम्बिनेशंस लेके मार्केट के अंदर जाएँ और मार्केट की जो डिमांड है, उसको सैटिस्फ़ाई करें, उसको फुलफ़िल करें। जब आप अपनी क्वालिफ़िकेशन और अपनी स्किल सेट को डाइवर्सिफ़ाई करेंगे तो बेसिकली बुनियादी तौर पे आप क्या करते हैं कि आप अपने कैरियर के रिस्क को डिमिनिश कर रहे होते हैं यहाँ से। ठीक है? तो आखिरी बात जो मेरी बिल्कुल वो है ये कि आप अपने आप को जेनेरिक रखें, डायनामिक रखें, प्रोएक्टिव रहें और फ्लेक्सिबल रहें। और अपने आप को इन द वेरी स्टार्ट ऑफ योर कैरियर स्पेशलाइज़ मत करें। क्योंकि जब अपने आप को स्पेशलाइज़ करते हैं इसका मतलब अपने आप को कंस्ट्रेन करते हैं, और जब अपने आप को आप कंस्ट्रेन करते हैं इसका मतलब ये होता है कि आप अपने कैनवस को बहुत छोटा करके देख रहे होते हैं। जब आपने अपने कैनवस को बहुत छोटा करके देख रहे होते हैं तो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट कर देते हैं। अब शुरू के 5 से 10 साल अपने आप को फ्री फ्लोटिंग रहने दें और देखें कि आप कहाँ सेटल डाउन होते हैं। आपका आपका पैशन क्या है, आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है, आपको क्या चीज़ जो है वो जो है वो जो है वो काम करने के अंदर जो है वो मज़ा देती है। तो आप उस चीज़ को तलाश करें, आप अपने आप को कंस्ट्रेन ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का, और बस मुझे यही बात करनी थी आपसे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और फिर आपसे बात होगी किसी और मौजू पे। बाय।